नमस्कार। हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसका जो टॉपिक है खिलजी वंश, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने बलबन के बारे में पढ़ा था और बलबन की जो शासन व्यवस्था हमने पूरे उस कंसेप्ट को समझा था कि उसने जो नियामती खुदाई है या उसका जो राजत्व सिद्धांत था, जिसमें उसने ये बताने की चेष्टा की या उसने शासन व्यवस्था को इस तरीके से संचालित किया कि जो शासक होगा वो विशिष्ट वर्ग से होगा, यानी सामान्य जाति का कोई व्यक्ति है, सामान्य परिवार का कोई व्यक्ति है तो वो शासक नहीं बन सकता है। और इसी धारणा को उसने अपनी पूरी शासन व्यवस्था के अंदर, अपनी पूरी राज्य व्यवस्था के अंदर लागू करने का प्रयत्न किया। बलबन की मृत्यु के बाद में उसके कमजोर उत्तराधिकारी जो बने हैं और उन कमजोर उत्तराधिकारी जो थे वो ज्यादा समय तक उसके शासन का संचालन नहीं कर पाए और आगे चल करके जिस नए राजवंश की स्थापना भारतीय इतिहास में होती है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, उसको हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। मूल रूप से जो खिलजी वंश का जो काल है वो बताया जाता है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी, यानी 1290 में खिलजी शासन व्यवस्था की स्थापना और 1320 में वापस उसकी समाप्ति। मूल रूप से 30 साल का जो पीरियड है जो हम देखते हैं, उसने भारतीय इतिहास में अपनी एक अमूल्य छाप जो है वो स्थापित किया, छोड़ी है। इस राजवंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी था। उसके बाद में इसी राजवंश में एक शासक आता है जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो अपनी विभिन्न गतिविधियों के कारण, अपनी कार्यशैली के कारण, अपनी शासन व्यवस्था के कारण उसने भारत में जो है वो विशेष रूप से मध्यकालीन भारत में अपनी जो है वो अलग ही ख्याति जो है प्राप्त की। अब हम जो मूल इस बात समझने वाली है वो ये है कि ये खिलजी है, ये थे कौन? तुर्क जाति की ये ऐसा बताया जाता है कि जो अफगानिस्तान का हेलमंद नदी है, हेलमंद नदी के पास में एक स्थान था जिस स्थान का नाम था खल्ज। उस खल्ज नदी के आसपास इस जाति के लोग जो रहते थे और खल्ज जाति के आसपास रहने के कारण ये लोग जो है मूल रूप से खिलजी कहलाए। और वहां से ये लोग धीरे धीरे जो है उन्होंने भारत की ओर प्रस्थान किया और भारत में आकर के ये लोग स्थापित हो गए। एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य वर्ग से इनका संबंध रहा है। गुलाम वंश की समाप्ति या बलबन के राज्य सत्ता की समाप्ति और खिलजी वंश की शासन व्यवस्था की स्थापना, ये जो पूरी कड़ी है या ये जो घटना है वो भारतीय इतिहास के अंदर इतिहासकार इसको खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि खिलजी क्रांति क्या है। तो गुलाम वंश की शासन व्यवस्था की समाप्ति या वो शासन व्यवस्था जो बलबन ने स्थापित की थी, वो शासन व्यवस्था की समाप्ति और अब एक नए राजवंश की स्थापना, जिसको हम खिलजी राजवंश कहते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को इतिहासकार ने जो संज्ञा दी है, जो नाम दिया है, वो कहा है कि ये खिलजी क्रांति। अब खिलजी क्रांति तो क्या थी खिलजी क्रांति? मुख्य रूप से क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, तो हमें समझना पड़ेगा। इससे पहले वाला तो हमें गुलाम वंश का जो काल है, गुलाम वंश विशेष रूप से आप जो बलबन का जो काल, इस बलबन की शासन व्यवस्था को समझिए, उसके राजत्व संबंधी धारणा को समझिए। उसने जैसे धर्म को महत्व दिया, उसने कट्टरता को महत्व दिया, उसने ये बताया कि जो सामान्य व्यक्ति है वो शासक नहीं बन सकता है, और एक उसने ये बताया कि जो शासक है वो नियामती खुदाई या इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। यानी उसकी नजर में सामान्य व्यक्ति को शासन व्यवस्था के अंदर भी कोई भी पद या ओहदा नहीं दिया जा सकता है। उसने अपने राज्य कर्मचारियों को या राज्य अधिकारियों को निर्देश दे रखे थे कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को शासन व्यवस्था में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं करना है।
तो एक उसके शासन व्यवस्था की विशेषता थी। अब जब हम खिलजी राजवंश के अंदर आकर देखते हैं तो खिलजी राजवंश के जो लोग हैं ये एक सामान्य सर्वहारा वर्ग से संबंध था इनका। तो इनके आने के बाद में शासन व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, शासन व्यवस्था का मूल स्वरूप कितना बदला है, वो अगर हम देखें तो पहले की विशेषता खिलजी शासन व्यवस्था के स्थापना में चेंजेस है जो अंतर हमें दिखाई देता है, उसी को इतिहासकारों ने बताया है कि ये एक तरह की क्रांति है। तो मूल रूप से क्या क्या परिवर्तन हुए, तो उन परिवर्तनों में हमें देखना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि खिलजी राजवंश के काल में दिल्ली सल्तनत का दक्षिण में सर्वाधिक विस्तार है। इससे पहले उत्तर भारत तक ही जो सल्तनत का साम्राज्य विस्तारित था, खिलजी राजवंश में या खिलजी जो शासक हुए हैं उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार है वो दक्षिण तक हुआ है। दूसरा, हमें यह समझना है कि इनके काल में जातिवाद में कमी आई। जातिवाद से हमारा तात्पर्य कट्टरता से उस दौर में कि कौन व्यक्ति शासक बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन किस पद पर रहेगा, ये जो कट्टरता स्थापित हो गई थी बलबन के काल में, उसमें कमी आई। तो ये भी एक चेंजेस हमें दिखाई देता है। खिलजी वंश की स्थापना ने हमें यह भी बताया कि शासक एक सामान्य व्यक्ति भी बन सकता है। शासक बनने के लिए जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति राज परिवार से भी संबंधित हो। आम आदमी भी अपनी योग्यता के बलबूते पर ऊंचे से ऊंचे ओहदे तक पहुंच सकता है। तो ये यानी विशिष्ट वर्ग की एक जो धारणा थी जो बलबन ने स्थापित की थी, वो इस दौर में आगे कमजोर पड़ गई या एक तरह से समझो कि खत्म हो गई। दूसरा, इससे पहले अमीर वर्ग का जो एक प्रभाव था, तो अमीर वर्ग का जो शासन व्यवस्था में प्रभाव था कि किस तरह से वो अपनी शासन व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे, और दूसरे जो वर्ग थे उनको जो समुचित जो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था शासन व्यवस्था के अंदर। तो अब ये समझिए कि तुर्क अमीर वर्ग के प्रतिनिधित्व में कई या उनके प्रभाव में भी हमें इस दौर में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि इस दौर में खिलजी शासन व्यवस्था के अंदर जो धर्म है या जो धार्मिक लोग हैं या उलेमा वर्ग के लोग हैं, उनके प्रभाव में भी हमें कमी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो हम जो ये समझ रहे हैं कि इस दौर में कि जो धर्म और उलेमा वर्ग के महत्व में कमी आती है, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें ये समझनी है कि इसको क्रांति क्यों कहा गया है, तो वो इसलिए कि शासकों की जो सत्ता है अब मुख्य रूप से शक्ति पर निर्भर हो गई। जो शक्तिशाली होगा वो शासन करेगा, मतलब योग्यता के आधार पर। आप इसको ऐसे समझिए, शक्ति इन द सेंस योग्यता। योग्यता के कई पैमाने होते हैं, जिसमें शक्ति की उसका एक पैमाना है। तो हमें ये समझना है कि जो शासकों की सत्ता है वो किसमें स्थापित हो गई है, शक्ति पर आधारित हो गई है। कि शक्तिशाली होगा, योग्य होगा, वो शासक बन सकता। तो जो इतिहासकारों के द्वारा दी गई धारणा है खिलजी क्रांति, तो ये क्या क्या चेंज हुई और इन्हीं परिवर्तनों के कारण या आधार पर जो है वो इतिहासकारों ने इसको खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है। नमस्कार।